एक बार माइक का प्रॉब्लम बीच में और होगा 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट का, तो और कोई इशू नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। तो बच्चों इसमें जैसे कि जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड चीजें होती है ना, जो अभी आप रिफॉर्म्स देख रहे हो अपने स्कूल्स में, आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरीज के बच्चों का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, वो भी किसी के कारण है, इसी के कारण है। आपने देखा होगा कि बच्चों को खैर मिड डे मील तो पुराना ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ से मिड डे मील पे भी फर्क पड़ता है। और क्या कहते हैं, आप लोगों की एसएमसी टीम बनती है एक स्कूल्स के अंदर, जो स्कूल्स की मैनेजमेंट का काम करती है। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो इसी में इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे आरटी एक्ट 2009 के द्वारा किए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एंड है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर, और फॉर डिसेबल चिल्ड्रन या विकलांग व्यक्तियों के लिए वो हुई आपकी 6 to 18 ईयर। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए कितना हुई 6 to 18 ईयर, और नॉर्मल बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को ये संसद में पारित हो गया था। डेली टाइमिंग आपकी 7 से 8 रहेगी। तो 4 अगस्त 2009 को यह संसद में पारित हुआ था। और बच्चों, जो चीज जब पार्लियामेंट में पास होती है ना, या जो एक्ट जब पार्लियामेंट में पास होता है, वो उसी ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आरटी एक्ट 2009 है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि ये उसी टाइम से काम करना शुरू हो गया, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, या नेक्स्ट सेशन में काम होना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन आरटी एक्ट जो लागू हुआ वो हुआ उसके 1 साल बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना रहिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरटी एक्ट लागू कब हुआ। तो अगर आप देखोगे कि आरटी एक्ट 2009 लिखा हुआ है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि 2009 में ही लागू हो गया। ऐसा नहीं है, आरटी एक्ट लागू हुआ 2010 में। जैसे ही नया सेशन आया 1 अप्रैल को, तभी से आरटी एक्ट लागू हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 2009 को, और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आरटी एक्ट भारत संविधान के 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया 2002 में। देखिए, ये जो आरटी एक्ट था ना, इससे रिलेटेड बातें तो पहले से ही चल रही थी। ठीक है, और इसी को ऐड किया गया था जो 86 अमेंडमेंट था हमारा 2002 का, उसमें। अभी वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है बच्चों, सबके कमेंट दिख रहे हैं। मैं एक बार लास्ट टाइम बता दूंगा, प्लीज सब्जेक्चुअल कंटेंट से अलावा कोई भी सवाल ना पूछे, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आपको लास्ट में 5 मिनट दूंगा, जो पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला फिर से समझा दीजिए, 5 पॉइंट फिर से समझा दीजिए। 5 पॉइंट अभी समझाऊंगा आपको। फर्स्ट वाला है बच्चे, इसमें ये प्रावधान दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा फ्री में पढ़ेगा स्कूल्स के अंदर। ठीक है, क्या होगा, 6 से 14 वर्ष का बच्चा फ्री में पढ़ेगा, और 6 से 18 वर्ष का बच्चा जो विकलांग होगा वो फ्री, और कंपलसरी है उसको। चले, अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ये राइट टू एक्ट, कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ये राइट टू एक्ट और ये भारतीय संविधान 86 ये क्या है, अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो सन 2002 में के अंदर क्या हुआ, आरटी एक्ट इज मेंशन इन थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरटी एक्ट कहां मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में। ठीक है, चलिए अब कौन से आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 21A, इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट होती है। ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सो इवन जो आर्टिकल है वो हमारा है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। उसमें 21A यानी कि जो अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर, ठीक है, वो क्या कहती है, 21A आर्टिकल क्या, हिंदी में बता बता भी रहा हूं मैं आपको। संविधान का तीसरा भाग है हमारा क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, हमारे संविधान का तीसरा भाग है। ठीक है, पहले पॉइंट में डर का क्या मतलब है, डर। बच्चे क्वेश्चन दोबारा पूछिए, प्लीज एक्सप्लेन फिफ्थ पॉइंट इन इंग्लिश। ओके, अभी बता देता हूं बेटा। फिफ्थ पॉइंट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एसोसिएटेड विद 86 आर्टिकल फ्रॉम 2020। या आप कह सकते हो 86 नंबर अमेंडमेंट फ्रॉम
2002, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन एड इन 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002, ठीक है। भारतीय संविधान के संशोधन 86वें संशोधन में सन 2002 में ऐड किया गया है, उसी में ऐड किया गया है, ठीक है। लेकिन कब ऐड किया? 2009 में आकर उसको ऐड किया। लेकिन 86 अमेंडमेंट कब आया था? सन 2002 में आया था, ठीक है। तो ये जो 86 अमेंडमेंट आया था वो क्या क्या कहता है, ठीक है। उसमें एक आर्टिकल 21A है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है? अमेंडमेंट होते हैं बच्चों जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स में एड ऑन होते हैं ना, उनको बोला जाता है अमेंडमेंट। किसी बच्चे को अभी भी डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, जल्दी से बच्चों, ठीक है। अमेंडमेंट से किसी को कोई डाउट नहीं कि जो चीज एड ऑन की जाती है, पहला पॉइंट में दर बस इसको हटा दीजिए, मैंने जो बोला उस पर ध्यान दीजिए। इसीलिए आप लोग कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप जो लिखा हुआ होता है ना, ज्यादा वही सोचते हैं। रटन, इस रटन मुक्त विद्या से थोड़ा दूर हो जाइए, चीजों को समझ के करिए, ठीक है, वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए, तो आर्टिकल 21A है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो भारत सरकार ये मानती है कि कम से कम 14 वर्ष तक एक नागरिक को, हमारे देश के जो बच्चे हैं, उनको अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? कंपलसरी। कंपलसरी यानी फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि ऐसे बच्चों को क्या हो मिले, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले हर बच्चे को, ठीक है। कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे, यही था 21A फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब ये पार्ट कौन सा आ गया? 3, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान के कौन से पार्ट में है बच्चों? थर्ड पार्ट में। मैं थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये टेबल आप ऐसा कैसे बना लेना। पहला लिखिएगा पॉइंट 21A। ए का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है, 21A आर्टिकल। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी मैं यहां लिख देता हूं, नहीं बच्चे कहोगे सर कि आप हिंदी में नहीं लिख पाते। मौलिक अधिकार, ठीक है बच्चों। और ये पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट, मौलिक अधिकार। इसमें एक अमेंडमेंट होता है 86 CA 2002, ठीक है, जो जिसमें कहा जाता है, जिसका टाइटल होता है कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है हर बच्चे को, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 5th पॉइंट में कि 6 to 14 ईयर, और स्पेशल यानी कि डिसेबल बच्चे को 6 to 18 ईयर। अब यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी बताइए। फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से। डाउट्स का इंतजार कर रहा हूं मैं आपके। कोई डाउट हो? फंडामेंटल राइट में किसी को कोई डाउट है? थर्ड पॉइंट 86 CA, यानी कि सीए का मतलब होता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है सीए का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में किसी चीज को ऐड करना। देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ था। सबसे पहली बात, आज हम पढ़ रहे हैं आरटी एक्ट 2009। इसकी जो नींव है, या इसको कहां से लिया गया है, या इसको किस में एड ऑन किया गया है, तो एक एक्ट आया था सन 2002 में जिसका नाम था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टाइटल था उसका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। ये 2002 में आया था, और ये हमारे संविधान का 86 अमेंडमेंट था। अब जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम पे जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो 110, 120, 130, 140 इस तरीके से होते हैं। तो वो 86वां संशोधन था, यानी कि हमारे संविधान में 86वां एड ऑन था। कब था? सन 2002 में, जिसका टाइटल क्या था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे संविधान का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है, ठीक है। और ये किसमें लिखा हुआ है? ये 21A जो है ये लिखा हुआ है, ये 21A का टाइटल जो है वो है फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, वो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सके, इसीलिए इसको 21 आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, इंद्रजीत पासवान, क्वेश्चन बताइए बच्चे, रिप्लाई। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्या समझ नहीं आ रहा बताइए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नोट सीमा बच्चे मैं 1000 बार बता चुका हूं, कल आप लोगों को एप्लीकेशन में दिखा के बता दूंगा कि कहां नोट्स देखने को मिलेंगे। नितेश गौर, बच्चे मुझे भी पता है, बट क्या करें, सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। थैंक यू बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल पार्ट होते हैं बच्चे, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि लिखा किसका पार्ट है, ये भी तो पता होना चाहिए।
86 सीए होते हैं हमारे संविधान में जो एड ऑन किए जाते हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब। ठीक है, चलिए। जिस तरीके से हमारा आर्टिकल था 21A, इसी तरीके से एक और आर्टिकल है जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की नींव बना, वो एक्ट है हमारा आर्टिकल 45। ठीक है, 45 आर्टिकल जो होता है, इसका काम होता है बच्चों, ये स्टेट्स के काम को देखता है। किन के कामों को देखता है? स्टेट्स के काम को देखता है। यानी कि इसमें जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं ना, आर्टिकल 45 के तहत जो काम किया जाता है वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, लिख लीजिए हिंदी में, जिन जिन बच्चों को डाउट था कि सीए को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने, लीजिए। यहां पर बच्चों को समझने से मतलब नहीं है, हमें नोट्स बनाने हैं, आप बाईलिंगुअल चीजें दिखाइए, है ना। चलिए, हिंदी में भी लिख दिया है। 86वां संशोधन, आप लोग भी देख सकते थे इसको यहां से, लेकिन हमें देखना नहीं है, हमें तो सर का टाइम वेस्ट करना है और क्लास का टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, 86वां संशोधन। चलिए, तो इसी तरीके से एक आर्टिकल है 45। ठीक है, जो आर्टिकल 45 है उसके वो क्या कहता है, वो स्टेट्स की क्या ड्यूटी है उसको शो करता है, या स्टेट्स के क्या राइट्स हैं। अब स्टेट से मतलब होता है जो हमारे जितने भी अलग अलग स्टेट्स है ना, उनसे मतलब की बात। ठीक है, सो डायरेक्टेड प्रिंसिपल, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि स्टेट्स को कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे, वो लिख के बताइए। ठीक है, दोबारा एक बार फिर से समझा देता हूं सबको। हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें उसका टाइटल क्या है, दोबारा रिवाइज करा देता हूं, सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, नहीं नहीं मिले हैं आपको पीडीएफ तो मैं 1000 बार बता चुका हूं, कल मैं आपको ऐसे फोन में दिखा के बता दूंगा कि ये रहे आपके पीडीएफ। ठीक है, तो दोबारा दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछे। तो आरटी एक्ट 2009 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल ही है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये भारत में बच्चों को की शिक्षा को बेहतर करने के लिए, या बच्चों के शिक्षा से रिलेटेड जितने राइट्स हैं उनके लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, बच्चों के एजुकेशन राइट के लिए। ठीक है, अब ये भी मैं आपको आपको बोल दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। सो ये भारत में कब आया? ये भारत में आया 2009 में, इसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया और 2010 में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो आरटी एक्ट है ना, ये इसकी या इसको जो लेके आया गया, वो क्यों लेके आया गया? क्योंकि जो हमारा एक्ट आया था ना सन 2002 में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं? हमारे 86 अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, और ये क्या था? ये सन 2002 में आया था, एक हमारे संविधान में एक एड ऑन हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना था 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, और इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरटीआई 2009 आया था। ठीक है गाइस, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 45। ठीक है, जो कि क्या करता है, डायरेक्शन देता है हमारी स्टेट्स को कि किस किस तरीके से आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है, किस किस तरीके से आपको काम करना है। तो वो ये बोलता है कि आपको 6 साल से ऊपर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये चीज इसके आने से खत्म हो गई थी। जो 1950 में 6 साल तक आप जिसको बोलते हैं ना ईसीसी, ये बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, उससे पहले एक एक्ट था जो 1950 में आया था, वो बोलता था कि बचपन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन आपको बच्चों को देनी है। ठीक है, किनको बोलता था? स्टेट्स को बोलता था। ठीक है, तो वो कौन सा था आपका? ईसीसीई, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये कब आया था? 1950 में आया था, और ये कहता था कि बच्चों को आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, चाहे उसमें आपकी आंगनबाड़ी होगी हो, वो चलती है इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो बच्चों को बचपन से ही आपको पढ़ा के रखना है। अब तीसरा पॉइंट है एक आर्टिकल 51A। ये जो आर्टिकल 51A ना, इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आर्टिकल 21A का नाम क्या था? फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे नागरिकों के क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, और राइट्स, कि हमारे नागरिकों के क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। और उसी प्रकार से जो आर्टिकल 51A है, इसका काम क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। अब बच्चों की तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी? बच्चों की फंडामेंटल ड्यूटीज तो पढ़ना है, वो तो बच्चे हैं, उनको 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 ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। तो यहां पर जो बात की गई है, यहां पर बात की गई है पेरेंट्स की। किनकी बात की गई है? पेरेंट्स की। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पेरेंट्स का ये दायित्व होना चाहिए, या ये आप कह लो कि एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में या बचपन में स्कूल भेजे। ये किनका किनका ड्यूटी है? पेरेंट्स का ड्यूटी है। ठीक है,
फंडामेंटल ड्यूटीज किनका है? ये पेरेंट्स का ड्यूटी है। और कब तक भेजे? पहली से 8वीं कक्षा तक। कब तक? पहली से 8वीं कक्षा तक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना यह है किनका कर्तव्य है? यह है मां बाप का कर्तव्य है। किनके द्वारा यह आया, या कौन कहता है इसको? 51A कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 51A कहता है इस चीज को, 51A कहता है। ठीक है, चलिए अभी बताइए इनमें किसी को कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं जल्दी से। बच्चे साइंस की ही क्लास है। ईसीसी समझा दो, चलिए बहुत बढ़िया। ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। सो ये पहले था, स्टेट्स को ऐसा बोला गया था, 1950 में आया था कि आप अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दो, उनके लिए स्कूल खोलो। फ्री शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन उसके बाद ये राइट ही बन गया कि कंपलसरी आपको बच्चों को पढ़ाना है। ये जो आप देखते हो ना आजकल, जो सरकारी स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फेल नहीं किया जाता, वो यहीं से आया, सन 2009 से। ठीक है, 51A थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, देखिए 51A क्या होता है, जिस तरीके से 21A था जो हमारे राइट्स के बारे में बताता है, उसी लिए 51A बताता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो इसमें पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, 51A में कहा गया कि माँ बाप का यह कर्तव्य है, या माँ बाप, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स दैट दे विल सेंड देयर स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 8th। ठीक है, यानी कि फॉर द प्राइमरी एजुकेशन पर्पस। हिंदी में बताता हूं, यह है माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे 8वीं कक्षा तक, ताकि वो अपनी जो एक अर्ली एजुकेशन है, या जो प्राइमरी एजुकेशन है, या जो जरूरतमंद शिक्षा को पा सके। तो वो ड्यूटीज बताई गई है इसमें माँ बाप की। ठीक है, अभी क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो। अच्छा चांदनी बच्चे, आई एम श्योर आपको सही लगा होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप इस तरीके की क्लास से रिलेटेड, बड़ा मजा आता है। ठीक है, अभी ओके है आप बच्चों के लिए? बताइए आगे चले। FD10 बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप खुद भी लगा सकते हो। FD10 का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज 10, फंडामेंटल ड्यूटीज 10, फंडामेंटल ड्यूटीज 10वें नंबर पे लिखा हुआ है पेरेंट्स की ड्यूटी के बारे में। ठीक है, 51A कब आया? ये भी 2002 में। ठीक है, पूछते रहिए, क्योंकि जहां पर राइट्स में चेंज किया गया वहीं पर इसी में यह लिखा भी हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 2002। और क्या लिखा हुआ है? 86CA, यानी कि भारतीय संविधान अमेंडमेंट, ये भी 86CA है। ऐसे क्वेश्चन पूछिए, बड़ा मजा आ रहा है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बच्चे? पॉइंट बताइए क्या है जल्दी से। ये ड्यूटीज को पहले जो हमारा अमेंडमेंट आया था ना 42CA, वहां भी इसके बारे में जिक्र हुआ था, लेकिन यहां पर इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। इनके बारे में आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने एड ऑन कर दिया ताकि इन फ्यूचर केवीएस में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आया, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीप पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला एक बार लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये उसका टॉपिक है या उस आर्टिकल का नाम है जिसमें ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है। तो यहां पर पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है उसके बारे में बताया गया है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे उनकी अर्ली एजुकेशन के लिए, यानी कि कम से कम 8वीं क्लास तक पढ़ाए। ठीक है, अब इसको यही छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए, या सन 2009 में जो आरटी एक्ट था वो क्या क्या कहता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के बारे में क्या कहता है, इकोनॉमिकर वीकर सेक्शन। ठीक है, वो कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कम से कम 25% का रिजर्वेशन होना चाहिए इस तरीके के डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। ठीक है, जिनको आरक्षण मिले फ्री में वो वहां पर पढ़ सके, और स्कूल्स उनको अनुमति दे वहां पर बिना किसी फीस के पढ़ने के लिए। तो ये पहली बात, ये जो स्कूल्स में आप रिजर्वेशन देखते हो ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ये कहां से आई? आरटी एक्ट 2009 के द्वारा आई। ठीक है, कहां से आई? आरटी एक्ट 2009 के द्वारा आई। 2010 में बच्चे कोई एक्ट नहीं आया था, 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है, अब वैसे तो 2010 में 36 एक्ट आए होंगे, बस वो आपके काम के नहीं है ना। चलिए आगे चले, तो ये 8 पॉइंट है कि जो बच्चे इकोनॉमिक, ईडब्ल्यूएसएन मींस है बच्चों इकोनॉमिकर वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे। ठीक है, आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे। आगे चलिए बच्चों, कोई भी बच्चा फेल और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक उसकी एलिमेंट्री शिक्षा पूरी ना हो।
आरटीए 2009 में ये बात की थी, एलिमेंट्री एजुकेशन से मतलब है कि 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, ना स्कूल से निकालना। इसीलिए आप देखते होंगे कि अभी पीछे कुछ 10 साल से 10वीं का रिजल्ट बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि बच्चों को फेल किया ही नहीं गया, और वो धीरे 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 क्या हुआ, आगे पहुंच गए। अच्छा, कोई भी बच्चे को फेल और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक उसकी एलिमेंट्री शिक्षा पूरी नहीं होगी। ठीक है, नो चाइल्ड शेल बी फेल और एक्सप्लेड फ्रॉम द स्कूल टिल द कंप्लीट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो जल्दी बताइए, फिर 10th पॉइंट पर चलते हैं। अभी इसमें थोड़ा सुधार हो रहा है, दिल्ली के अंदर थोड़ा सुधार हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी आ रही है कि 5वीं और 8वीं में आपको थोड़ा, आपका एग्जाम होगा वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी हो रहा है। दिल्ली के अंदर थोड़ा सुधार हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी आ रही है कि 5वीं और 8वीं में आपको थोड़ा, आपका करना बहुत जरूरी होगा। नहीं होगा तो फिर आपका उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, वो भी नहीं होगा तो, और वो भी नहीं होगा तो फाइनली फिर बड़े लोग उस पर निर्णय लेंगे कि उस बच्चे को पास करना है या फेल करना। बिल्कुल, पास फेल शुरू करना चाहिए, तभी तो बच्चे का पता चलेगा कि वो नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए है या नहीं है। बच्चे पहले से चीजें बहुत चल रही है, लेकिन ऑन पेपर जो चीज आई उसके बारे में हम बात करें। आप खुद सोचिए, बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1ली से 8वीं कक्षा तक। स्नेहा बच्चे, मैं तो पूरे दिन हिंदी में बात करता हूं। ठीक है, चलिए, तो 10th पॉइंट है, ये जो बच्चे जब स्कूल में गए, 25% बच्चे जो थे, जैसे कि हाई फाई स्कूल्स में जब ये पढ़े रिजर्वेशन वाले बच्चे, तो और भी चीजें बताई गई कि इन बच्चों से ना तो कोई डोनेशन लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, क्या, नो डोनेशन। ठीक, कोई डोनेशन नहीं लेना है इनसे। और कैपिटेशन फीस होती है जो आपकी रेगुलर हर महीने की जो फीस जाती है ना स्कूल के अंदर, वो होती है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। हम्म, ठीक है, सो कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा, यानी कि एडमिशन के दौरान जो डोनेशन लिया जाता है, और ना कोई कैपिटेशन फीस ली जाएगी। ठीक है, कैपिटेशन फीस का मतलब होता है जो मंथ टू मंथ फीस जाती है ना, ईडब्ल्यूएसएन फुल फॉर्म कितनी बार बता चुका हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1st to 8th क्लास तक। ठीक है, नो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू, जैसे बड़े स्कूल्स में आपने देखा होगा बच्चे का टेस्ट लेके या इंटरव्यू लेके एडमिशन किया जाता है, वो भी ऐसे बच्चों के लिए लागू नहीं होता। इनको बस फॉर्म भराया जाता है, जिस जिस बच्चे का नंबर निकलता है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है सर, सिर्फ साइंस, कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है, सभी बच्चों के लिए लागू। अच्छा, अब देखिए राइट टू एजुकेशन की बात कर रखी है। अ, ऐसा तो कुछ नहीं है दीपिका कुमारी। हाँ, मंथली फीस। तो क्या हुआ बच्चों, अब जब राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है तो बात की जाती है कि स्टूडेंट टीचर का रेशो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर बताया गया कि स्टूडेंट टीचर का रेशो क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पर बताया गया कि एक टीचर के साथ 30 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, एक कक्षा में अगर एक टीचर है तो वहां पर 30 बच्चे होने चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एक अगर टीचर है अपर प्राइमरी में तो वहां पर 35 बच्चे होने चाहिए, 35 से ज्यादा अपर प्राइमरी। तो ये स्टूडेंट टीचर रेशो है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर प्राइमरी में, और अगर 35 बच्चे हैं तो एक टीचर अपर प्राइमरी में। जैसे ही अगर 60 60 टीचर होंगे तो 60 बच्चे होंगे तो 2 टीचर होंगे, 60 से ज्यादा एक भी बच्चा हो गया तो 3 टीचर। अगर मान लीजिए कोई क्लास में 30 बच्चे हैं और एक और बच्चे का एडमिशन हो गया, तो वहीं पर आपको 2 टीचर चाहिए होंगे, चाहे आप 2 सेक्शन बना दे। ठीक है, क्या किया जाए, तो ऐसा रूल बनाया गवर्नमेंट ने, बट ऐसा फॉलो नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जहां पर ये रेशो फॉलो ही नहीं होती, टीचर्स की वैकेंसीज बिल्कुल वैकेंट रहती है। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी बताइए। रिपीट 10th पॉइंट सर प्लीज। 10th पॉइंट में रिपीट करने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो बच्चे ईडब्ल्यूएसएन के कैटेगरी के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना बच्चों, उनसे कुछ नहीं लेना, ना तो उनसे डोनेशन लेना है। ठीक है, नो डोनेशन, नो कैप्शा फीस, कैपिटेशन फीस का मतलब होता है मंथली फीस जो जाती है, और ना इन बच्चों से कोई इनका एडमिशन टेस्ट लेना है। ठीक है, अब बताइए इस पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो। 11th पॉइंट बता देता हूं। 11th पॉइंट ये कहता है कि स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या होता है।
ठीक है। स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या होता है, रेशियो से मतलब होता है यानी कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो वो बताया कि प्राइमरी के अंदर 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, अगर 31 भी हो गए तो दूसरा टीचर चाहिए, 30 से ज्यादा प्राइमरी में एक टीचर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बिल्कुल। अभी बताइए कोई। ये लेटेस्ट रेशियो है बच्चे, जूही शर्मा, लेटेस्ट रेशियो है ये। देखिए ऐसा कहते तो है लागू, अरे आप प्राइवेट गवर्नमेंट छोड़िए, आप हमें गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी आप। ठीक है, या तो बिल्कुल कम रेशो देखने को मिलेगी क्योंकि उन स्कूलों में कोई पढ़ता नहीं होगा उस एरिया में, या जहां पर अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होंगे वहां पर आप देखेंगे कि एक क्लास में 40 40 45 45 बच्चे भी हैं। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 और आरटी एक्ट में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि बच्चे, राइट टू एजुकेशन एक्ट उसका एक पार्ट है, उसी में उसको ऐड किया गया, इसमें 21A में। इसका जो बेस है राइट टू एजुकेशन वन, राइट टू एजुकेशन एक्ट का 2009 का, ये इसका बेस क्या है, 21A आर्टिकल है। ठीक है, हाँ। 120 से अब स्टूडेंट से मतलब ये है कि अगर बच्चों कहाँ है, हाँ ये रहा, कि पहले क्या होता था, आपने सुना होगा वन टीचर स्कूल्स भी, बाकी आज के दिन में नहीं होते हैं। तो कहा गया है कि अगर 120 से ज्यादा बच्चे किसी स्कूल में है ना, किसी स्कूल में, तो वहां पर एक हेडमास्टर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, एक हेडमास्टर की। ठीक है, हेडमास्टर की जरूरत कब पड़ती है, 120 से ऊपर बच्चे जब आते हैं। देख लीजिए, कुछ बच्चों ने बता दिया कि सर इंटर्नशिप में देखा था। चलें अब आगे। आरटी एक्ट के अनुसार 25% बच्चों का रिजर्वेशन होता है प्राइवेट स्कूल्स में। यानी कि अगर प्राइवेट स्कूल में 200 बच्चे की सीट है ना, यानी कि एक क्लास में 200 बच्चे, यानी क्लास में 200 बच्चे पढ़ाने हैं, उससे मतलब होता है अलग अलग सेक्शन में बच्चे, ये मत समझना एक ही क्लास में 200 बच्चों का, अगर प्राइमरी स्कूल है ना वो, तो वहां पर कम से कम 50 बच्चा उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लेना होगा। बच्चे मैं क्या करूँ, श्रुति नारंग ये बच्चे ही नहीं पढ़ाने देते, नहीं तो मैं तो इतनी स्पीड से पढ़ा दूं आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, सो फंड सेंट्रल और स्टेट फंड, यानी कि जो भी ये गवर्नमेंट स्कूल्स को जो फंड जाता है ना बच्चों, या जो, अच्छा आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो प्राइवेट स्कूल्स ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को, उनको फिर कुछ पैसा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट पे करती है उनको पैसा। ठीक, तो उसमें क्या होता है, 65% हिस्सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 35% हिस्सा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। 65 सेंटर पे करती है, 35 स्टेट गवर्नमेंट करती है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं बच्चों। वर्क पेज, ठीक है, यानी कि कितने दिन स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल में कम से कम 200 दिन क्लासेस होनी चाहिए प्राइमरी के बच्चों के लिए, और 220 दिन क्लास होनी चाहिए अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए एज क्या होनी चाहिए, अब बच्चों ये एज कर दी गई है आपकी 6 साल। कहते हैं कि 6 साल से कम का बच्चा हमें फर्स्ट में नहीं करना है, ये फिक्स्ड हो गया है कि फर्स्ट क्लास में कौन सा बच्चा बैठेगा जिसकी उम्र कम से कम 6 साल होगी। ठीक है, 15वां पॉइंट है, टीचर को प्रतिदिन 7:30 बजे स्कूल में आ जाना है। ठीक है, हाँ सॉरी, 7.5 घंटे स्कूल में बिताने एक टीचर को, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है ये रूल। ठीक है, कितना, ये एथिक्स के यहाँ टीचर के क्या बोल रहा है कि कम से कम 7.5 घंटे एक टीचर को अपने स्कूल में बिताने हैं, और वीक में कितना होना चाहिए, 45 आवर। ठीक है, एक सेकंड बच्चों थोड़ा, ठीक है। फिर यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि सीटेट का पेपर है, इतना ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ये चीज आपसे पूछ सकता है कि एक टीचर के क्या क्या कार्य होते हैं, एक टीचर के कार्य होते हैं, एक टीचर पढ़ाने के अलावा क्या क्या कार्य कर सकता है, ये गवर्नमेंट टीचर के लिए। पहला जनगणना करेगा, दूसरा इलेक्शन ड्यूटीज होगी, तीसरा आपदा प्रबंधक यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ईड के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनाता है कि ये बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या नहीं है, माँ बाप की इनकम को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और बताइए, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये 3 काम एक टीचर कर सकता है पढ़ाने के अलावा, जनगणना का काम, आपका इलेक्शन ड्यूटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए क्या आया, मैंने आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ाया था, कहा था कि कहां से शुरू हुआ, 2009 से, ये वही बात है। ऑल स्कूल शुड बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी कि हर स्कूल समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पर बात आती है आपकी सीसीई की, जो मैंने आपको पढ़ाया था इवैल्यूएशन चैप्टर में। तो वो सीसीई कहां से आता है, 2009 आरटी एक्ट से आता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि लगातार और हर पक्ष का बच्चे का इवैल्यूएशन हो।
ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरी होते हैं बच्चे इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन कैटेगरी, यानी कि आर्थिक रूप से जो लोग वीक है उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में फ्री पढ़ाया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निर्वहन का उत्तरदायित्व किसका है? एनसीपीसीआर के पास है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर आरटी एक्ट 2009, ठीक है। तो आरटी एक्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें आती हैं, जो भी शिकायतें होंगी, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को टीचर ने पीट दिया स्कूल में, ठीक है, तो आप उसकी शिकायत कहां लगाएंगे? एनसीपीसीआर में। तो फिर उसके ऊपर एक्शन को लेगा एनसीपीसीआर लेगा, ठीक है। या फिफ्थ 20 पॉइंट आता है कि एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटी एक्ट कहता है कि स्कूल में एक एसएमसी होनी चाहिए, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए, और जिसमें 75% जो मेंबर होंगे वो बच्चों के माँ बाप होंगे, ना कि सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल, ठीक है। एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म बच्चों आपके सामने लिखी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर एक्ट 2009। ये एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म है, ठीक है। और एनसीपीसीआर के लिए आपके सर ने भी काम किया हुआ है स्कूल्स में जा जाकर, ठीक है। वो कभी फिर बाद में बताऊंगा कि हमारा काम क्या होता था, ठीक है। तो एसएमसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 75% जो हिस्सा होता है वो बच्चों के माँ बाप को दिया जाता है, या इसमें जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो मेंबर बनाए जाते हैं। 16 मेंबर की एक टीम होती है, जो कमेटी होती है 16 मेंबर की होती है बच्चों, जिसमें 12 पेरेंट्स होते हैं, 2 टीचर होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व जनता का। अब उसको, जैसे कि अगर एमसीडी के स्कूल हैं तो जो निगम पार्षद होता है ना, या जो लोकल आपका काउंसलर जिसको बोला जाता है, वो उसको नियुक्त करता है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल होते हैं तो वहां देखिए ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो कल हम एक काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे जो अभी बचे हैं, और बाकी बचे हुए पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं एक नया टॉपिक में कल आपको पढ़ाऊंगा। कल शायद हम साइंस में किस तरीके से पढ़ाते हैं, या साइंस आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों को जो पीडीएफ का इशू आ रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए कल मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहीं लाइव फोन पे, कहां एप्लीकेशंस पे पीडीएफ है, एक एक पीडीएफ जो अवेलेबल होगी सारी मैं आपको दिखा दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग वरी ना हो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में जो भी डाउट होंगे, कल आपको 5 मिनट में ये 2 पॉइंट समझा के, उसके बाद इसके 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके हम कल जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे साथ के साथ, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वॉइस आ रही है? चलिए, राम राम, नमस्कार आप सभी को। कल आप लोगों से फिर मिलते हैं, और कल आपको मैं पीडीएफ स्पेसिफिकली आते ही दिखाऊंगा एप्लीकेशन पर